आप ही के सवाल को वापस आपसे पूछती हूँ। आप कह रहे हैं कि भाई राज्य सरकारों के पास तो हक ही नहीं है, तो आपके अलायंस पार्टनर ने नंबर 1 पे ये क्यों लिख रखा है, वी स्ट्राइव टू रिस्टोर 370-35A एंड स्टेटहुड एज प्रायर टू August 5, 2019, यानी कि हम 370 और 35A को बहाल कर देंगे। क्या वो कश्मीर के लोगों से झूठ बोल रहे हैं, उनके साथ छल कर रहे हैं? अपने मैनिफेस्टो में क्यों डाला है जब उनके पास ये हक ही नहीं होगा अगर आपकी सरकार बन भी जाती है तो? ये हमारे UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। जो 7 चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने ये नहीं कहा, जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने मौन सहमति दे दी थी, ये कह दिया था कि आतंकवादियों का प्रधानमंत्री जी हमको धन्यवाद करना चाहिए, पाकिस्तान का धन्यवाद करना चाहिए कि शांतिपूर्वक यहाँ चुनाव हो गए। मसर्रत तालम का प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऑर्डर मोदी जी ठुकराया नहीं था किसी ने। जब आप थे तब तो कोई सरकार भी नहीं थी, दुर्दांत आतंकवादी। वहां के एसपी ने जो प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर था उसको इनकार कर दिया क्योंकि सत्ता की भूख मिटाना चाहते थे आप वहां। तो सभी राजनीतिक दलों का अपना पक्ष है, वो अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की वो सरकार जिसने लोकसभा का चुनाव ही नहीं लड़ा कश्मीर में डर के मारे। मानती और वो सवाल मैं पूछूंगी, पर आपने फिर भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। 370 यहाँ पर क्यों लिखा है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, जिसको कहते हैं कि एज एन आर्टिकल ऑफ फेथ, नंबर 1 पे उन्होंने लिखा है कि हम बहाल करेंगे जो स्टेटहुड है जम्मू कश्मीर का, वो भी बहाल करेंगे। 335A और 370 को भी बहाल करेंगे। देखिए पद्मजा जी, 8वें नंबर पर इन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष से हस्ताक्षर किया था कि आर्टिकल 370 को हम बरकरार रखेंगे। उन्होंने कहा था कि हम डायलॉग स्टेब्लिश करेंगे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से। ये तो सारे वादे उन्होंने किए हैं जिस पर वो कायम भी रहे चुनाव के बाद भी। और 2 ध्वज के सामने अडवाणी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने शपथ वहां की सरकार के लिए। और एक ऐतिहासिक तथ्य आखिरी और बता दूं देश के लोगों, कभी भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आर्टिकल 370 का उनके कैबिनेट में रहते विरोध नहीं किया। उनकी हस्ताक्षर के बाद आर्टिकल 370 आया। आर्टिकल 370 जब 5-6 मार्च को राजा हरि सिंह ने घोषणा की कि 2 ध्वज रहेंगे, तब वो कैबिनेट के मंत्री थे। जब 15-16 मई 1949 को वल्लभ भाई पटेल के घर आर्टिकल 370 निगोशिएट हुआ, जब आर्टिकल 36 था वो, तब वो कैबिनेट के मंत्री थे। और जब संविधान में आया तब भी वो कैबिनेट के मंत्री थे, उनकी हस्ताक्षर से आया। ये लोग मुखौटा लगाते हैं, प्रतिशोध लेते हैं कश्मीर के लोगों से और देश की राजनीति। तो मुखौटा एक तरीके से उन्होंने पहना था जब पीडीपी के साथ उन्होंने गठबंधन किया था, ये मानती हूं, पर आपने फिर भी एक स्टैंड नहीं लिया। आप 370 के लिए हैं या नहीं? ये सवाल जब प्रासंगिक होता है जब केंद्र में आपकी सरकार हो पद्मजा जी। ये अप्रासंगिक सवाल है आज किसी भी राजनीतिक दल से सिवाय की मोदी सरकार के। सर, अप्रासंगिक कैसे है? अगर आप किसी के साथ हाथ मिला रहे हैं तो उसके बिलीफ में आप भी बिलीव करते हैं कि नहीं करते हैं? मैं कहती हूं कि भाई मैं 370 के खिलाफ हूं। आप अगर मेरे साथ हाथ मिला करके चुनाव लड़ रहे हैं, मेरे साथ मंच साझा कर रहे हैं, तो आप भी 370 के खिलाफ हैं या नहीं है? 370 अब प्रासंगिक धारा रही क्या, ये बताइए। पहली बात, प्रासंगिक उसको बनाया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में डाल करके और बोल करके कि हम तो लाएंगे ही लाएंगे। मैं तो एक संवैधानिक प्रश्न देश के सामने रख रहा हूं। कोई भी राजनीतिक दल तो कचरे के डब्बे में डाल दिया गया था 2019 में, 2024 में ला करके उसको वापस प्रासंगिक बनाया जा रहा है इस चुनाव। नहीं, ये मोदी सरकार सिर्फ अपने एजेंडे में ले सकती है, बाकी कोई राज्य की सरकारें नहीं ले सकती। जो बड़ा हक मोदी, देखिए आज सबसे बड़ी डिबेट कश्मीर में क्या है, आखिरी बात कहना चाहता हूं। मोदी सरकार ने ये जान लिया कि यहाँ चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वो कठपुतली सरकार चाहती है। वहां के मुख्यमंत्री से ये अधिकार छीन लिए कि पुलिस और प्रशासन की नियुक्ति और उनके ट्रांसफर अब एलजी के हाथों में दे दिए गए हैं। वहां पर एडवोकेट जनरल की आपका अपॉइंटमेंट एलजी के हाथ में दे दिया, लॉ ऑफिसर का अपॉइंटमेंट, मतलब वहां दिल्ली की तरह एक कठपुतली सरकार बना दी मोदी जी। और अब आप ऐसे विषयों पर बहस कराना चाहते हैं जिसमें सिर्फ आपको सांप्रदायिक ध्रुवीकरण दिखता है। क्योंकि उस विषय को मुख्य धारा में लेकर के कौन आया? ओमर अब्दुल्ला, जिनके पार्टी के मैनिफेस्टो में 370 का जिक्र किया गया है, उन्होंने पिछले साल इंटरव्यू देकर के मुझे याद है कहा था कि जब तक
पूरे राज्य का दर्जा नहीं मिलता है जम्मू कश्मीर को, मेरी पार्टी चुनाव लड़ेगी ही नहीं। अब वो उस पे भी पलटी खा गए, अब वो चुनाव लड़ रहे हैं आपके साथ, अब वो 370 का मुद्दा ले आए हैं। पर मैं इस चर्चा में बाकी सबको भी जोड़ना चाहती हूं, उससे पहले कुछ आंकड़े दिखाना चाहती हूं मैं अपने दर्शकों को। भारतीय जनता पार्टी इस गठबंधन के खिलाफ क्यों मोर्चा खोल रही है, कुछ आंकड़े आप देख लीजिए कि अभी जो 2024 के लोकसभा चुनाव हुए उसमें किसका कितना वोट शेयर था। अगर आप सारी पार्टियों के वोट शेयर पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा वोट शेयर जम्मू कश्मीर का मिला करके भारतीय जनता पार्टी का जरूर था, करीब 24.3% उनका वोट शेयर था, पर नेशनल कॉन्फ्रेंस 22.3% उनका था। 2 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती थी, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी। पीडीपी कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई थी और 1 सीट इंजीनियर राशिद के पास गई थी। यशवंत जी, अगर ये 22.3% और कांग्रेस का 19.3% जुड़ जाता है, क्या ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन है? और क्या इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की नर्वसनेस अब दिखाई दे रही है, इसीलिए वो इतने पुरजोर तरीके से 10-10 सवाल पूछ रहे हैं? पद्मजा, पहली बात तो ये कि ये जो वोट शेयर है ये पूरे लोकसभा राज्य के मतलब जो आप जम्मू कश्मीर राज्य की अगर बात करें, राज्य ही बोलना चाहिए, यूनियन टेरिटरी है वैसे, लेकिन जो आपको ये ऐसे बटा हुआ दिख रहा है, दरअसल अगर आप 2 हिस्सों में बांटें कि जम्मू में क्या है और वैली में क्या है तो स्थिति ज्यादा साफ दिखाई देगी। मसलन बीजेपी के जो 24% वोट हैं ये पूरे राज्य के नहीं हैं, ये केवल 2 ही सीटों के हैं। बीजेपी ने 3 सीटों पे इलेक्शन ही नहीं लड़ा। उसी तरह से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोट हैं वो केवल 3 सीटों के, क्योंकि उन्होंने 3 सीटों पे लड़ा।